नमामि दोस्तों, टीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डिकोडिंग बिहार एसआई दरोगा 2024। जो दरोगा 2024 का एग्जाम होगा इस बार, उसके बारे में हम ये फुल स्ट्रेटजी, कंप्लीट स्ट्रेटजी, संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे कि कैसे क्या करें। मार्क्स भी यहाँ देखेंगे और बिहार एसआई 2024 के लिए कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, करेंट अफेयर कैसे करना है, बुक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है, रिवीजन कैसे करना है और मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट कैसे करना है और एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, कैसे हमें एग्जाम में पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो ये जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैं ये करता हूँ। जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ, तभी मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए हैं। ये बिहार एसआई 1275 पोस्ट का मार्कशीट जारी हो भी गया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके अपना देख लें मार्कशीट। और कोई इसमें बोल रहा था कि उनके मार्कशीट में एनए लिखा हुआ आ रहा है। एनए इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होता है ओएमआर सीट में, उसमें उन्होंने गलती किया है। गोला करते टाइम कुछ उसमें रॉन्ग भर दिया है, इसलिए उनका ओएमआर सीट इवेलुएट नहीं हुआ है और उनको डिस्क्वालीफाई या एनए लिखा हुआ आ रहा है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखिए कि वो साफ साफ लिखा हुआ रहता है जब रिजल्ट आता है कि इन्होंने ये गलतियाँ की है, उसके चलते इनका इवेलुएट नहीं हुआ है या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो आगे से आप लोग ये सब ध्यान रखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूँ। ये मार्कशीट है जो जारी हुआ था 19 अगस्त को और मैंने 20 अगस्त को ये मार्कशीट डाउनलोड किया था। ये मेरा नाम है और प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं मेरा प्रीलिम्स में 200 में से 183 मार्क्स आया है और मेंस में हिंदी में मेरा 126.6 है और जीएस वाले पेपर में जिसमें मेरिट बनता है उसमें 151.2 है। मैं मेंस में सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब प्री में इतने मार्क्स हैं तो मेंस में क्यों नहीं आया। तो इसका रीज़न मैं बताया भी था, अगर आप समझ पाएँ तो समझ पाएँ, नहीं समझना है तो मत समझिए। ये मतलब रियल में था। मेंस के टाइम पर मुझे वायरल फीवर हो गया था और 2 वीक तक मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई थी, कोई भी रिवीजन नहीं हुआ था। और सच मानिए अगर ये प्री का एग्ज़ाम होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये मेंस का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने कैसे भी करके गया एग्ज़ाम देने कि नहीं भाई मेंस है, क्या पता कुछ हो जाए, भगवान की कृपा रहे तो हो जाएगा। और एग्ज़ाम छोड़ने का मन था बट मेंस को मैंने कैसे भी दे आया, इसलिए यहाँ पे मेरी मार्क्स कम है। अगर मेरा हेल्थ इशू नहीं रहता तो यहाँ कुछ अच्छा आपको लिखा हुआ दिखता और कुछ मेरे साथ भी अच्छा होता। फिर इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले तो इसमें प्री मेंस का हम लोग पैटर्न, प्री और मेंस का क्या इसका सिलेबस रहता है वो पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्री में एक ही पेपर होता है जीएस का, वो 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.2 है, 0.2 है एंड 1 मार्क्स का मार्क्स से 2 मार्क्स। वहीं मेंस की बात की जाए, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर पहला जो होता है हिंदी का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 100 क्वेश्चन और रहते हैं, 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स के होते हैं। और जीएस का जो दूसरा पेपर होता है वो मेरिट में काउंट होता है, इसमें भी 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.02 है और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है, 2 मार्क्स होता है। तो ये इसका प्री और मेंस का पैटर्न है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बुक लिस्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बट यहाँ पे विस्तार से मैं बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं कि जो बुक्स में प्री में जीएस का पढ़ना है वही मेंस में भी पढ़ना है, क्योंकि जो भी आप जीएस का सिलेबस देखिएगा सेम टू सेम है मेंस में भी। तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स में वही मेंस में भी पढ़ना है और हिंदी का एक अलग हो जाता है, तो हिंदी के लिए मेंस के टाइम पे प्री के बाद उसको पढ़ना है। प्री एग्जाम मैं जो किया हूँ वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्री एग्जाम के 1 मंथ मैंने 4 ही बुक पढ़ा था, 4 ही बुक का पढ़ा था, उसका रिवीजन किया था। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कौन कौन सा बुक मैंने बताया था, लूसेंट जीके, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट, ज्ञान बिंदु का और करेंट अफेयर, ये मैंने पढ़ा था पीटी के टाइम पे। यही 4 बुक 1 महीने पहले मैंने पढ़ा हुआ था पीटी के टाइम पे। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने बीपीएससी का भी एग्जाम देता हूँ और मैं उसका बुक पढ़ता रहता हूँ। मैंने बीपीएससी का दिया हुआ है, 4 बार मैंने मेन प्रीलिम्स पास किया हुआ है, 4 बार मेंस दिया है और 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ मैं, तो इसलिए मैं बीपीएससी का भी पढ़ता रहता हूँ। तो जो मैं बीपीएससी का बुक पढ़ा हूँ वो भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया है इतना मार्क्स बूस्ट करने में, मार्क्स बढ़ाने में। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊँगा कि जो मैं करता हूँ। तो चलते हैं फिर कंप्लीट बुक लिस्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए एक दरोगा के लिए, एसआई के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इसमें। आप देखिएगा तो दिन पर दिन जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट का मार्क्स बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आप इस तरीके से ये बुक पढ़िएगा तो
मतलब श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो क्या क्या बुक लिस्ट इसका होना चाहिए, और ये मैं पढ़ता हूँ एसआई के लिए, तो 4 मैं उस टाइम पढ़ता हूँ, और बीपीएससी का मैं पढ़ता रहता हूँ, इसका एग्जाम मेंस इंटरव्यू देता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे ये हेल्प करता है कोई भी एग्जाम में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक आता है 6 से 12 तक का, 6 से 12 तक का सार संग्रह आता है महेश बर्णवाल का। ये करना है आपको। लूसेंट जीके पढ़ना है, फिर बिहार जीके भी पढ़ना है, क्योंकि बिहार जीके से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो बिहार जीके आपको एडिटोरिया से पढ़ना है, इससे पढ़ सकते हैं, या इम्तियाज अहमद का आता है, ये ऑब्जेक्टिव वाला केवल पढ़ना है। इसके लिए एसआई के लिए केवल ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ना है आपको, एडिटोरिया या इम्तियाज अहमद से। और बिहार का मैप भी देखते रहिएगा, बिहार का मैप भी आपको देखते रहना है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर सेंसस डाटा से भी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। तो इसके लिए घटना चक्र का आता है, आर्थिकी आती है घटना चक्र की। तो ये आप ले सकते हैं एग्जाम के, मतलब 1-2 महीने पहले आता है, तो ये आप पहले वाला भी ले सकते हैं। तो इससे करना है आपको। और करंट अफेयर का जो है समसामयिक घटनाक्रम, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करंट अफेयर पढ़ना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन सही हो। फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस बुक लिस्ट। ये स्टडी बुक लिस्ट है कि जो आपको स्टडी करना है, और ये वाला है प्रैक्टिस बुक लिस्ट, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पीवाईक्यू करना है एसआई का पीवाईक्यू आपको करना है ज्ञान बिंदु का। और प्रैक्टिस सेट और टेस्ट में हमें किसका करना है, तो प्रैक्टिस सेट और टेस्ट में एक तो पीवाईक्यू आपको करना है, और टेस्ट करना है ज्ञान बिंदु का। इसका आता है बुक फॉर्मेट में आता है, बुक फॉर्मेट में आता है, ये ले लीजिएगा। फिर घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी पढ़ना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है। तो पूर्वावलोकन में केवल हमें चार ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 4 में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास, ज्योग्राफी का पढ़ना है, भूगोल, पॉलिटी का पढ़ना है, राज्य व्यवस्था, और साइंस विज्ञान का पढ़ना है। ये चारों पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में ही होते हैं, जो प्रीवियस ईयर स्टेट पीसीएस में आए हुए रहते हैं, तो इनको पढ़ना है आपको। फिर मैथ रीजनिंग की बात आती है। मैथ रीजनिंग, इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको पीवाईक्यू देखना है कि पीवाईक्यू में जो है और जो सेट प्रैक्टिस में दिया हुआ है उसी को आपको अच्छे से करना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी बुक से या यूट्यूब से आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग के लिए। तो आपका अच्छा हो जाएगा मैथ रीजनिंग। बाकी और कुछ नहीं करना है, बस इतना कर लीजिएगा तो बहुत है, अच्छे से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर बुक की बात आती है मेंस में, क्योंकि मेंस में एक हिंदी हो जाता है। इसका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये पीवाईक्यू से पहले देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा टॉपिक है। तो पीवाईक्यू करना है, और जो टॉपिक है सिलेबस में उसको पढ़ना है, क्योंकि क्वालिफाई है तो ये इतना ही कीजिएगा तो आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। और बुक पढ़ना है तो आप एक हरदेव बाहरी का आता है, वो जो टॉपिक है सिलेबस में, जो टॉपिक है वो आपको हरदेव बाहरी से पढ़ना है। ये अच्छी बुक है व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए, तो हरदेव बाहरी से कर सकते हैं, मैं इसी से करता हूँ। या अगर कोई और बुक है आपको अच्छी लगे तो उस बुक से आप कर सकते हैं। और ये कब करना है, हिंदी हमें कब पढ़ना है, ये प्री के बाद करना है। प्री आपने दे दिया एग्जाम, फिर उसके बाद आपको हिंदी पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बुक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जब भी आप स्टार्ट कीजिए तो इसमें पीवाईक्यू का बहुत रोल हो जाता है, क्योंकि जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसका पीवाईक्यू आपको देखना जरूरी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो सारे क्वेश्चन देखना है जितने भी पीवाईक्यू में अभी तक आए हुए हैं, और कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले लूसेंट जीके पढ़ना है, लूसेंट जीके पढ़िए, इसका 2-3 चैप्टर आप पढ़िए, जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, टॉपिक पढ़िए। फिर इसके बाद लूसेंट के बाद आपको सार संग्रह पढ़ना है, उसी टॉपिक का, जो टॉपिक आपने लूसेंट का पढ़ा है उसी टॉपिक चैप्टर को सार संग्रह से पढ़ना है महेश बर्णवाल के। और फिर उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव से उसी को प्रैक्टिस करना है, और घटना चक्र से भी, दोनों से करना है। पहले लूसेंट से कर लीजिए, क्योंकि लूसेंट में क्या है, इसमें एसएससी और सीडीएस एनडीए के सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, और कुछ स्टेट पीसीएस के भी हैं, कुछ स्टेट पीसीएस के हैं। और घटना चक्र में क्या है, इसमें स्टेट पीसीएस के हैं, तो ये आपको करना है घटना चक्र से। और जो भी पढ़िए घटना चक्र में या लूसेंट में, तो ऑप्शन को भी अच्छे से देखिए। घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से आपको करना है। और ये इससे क्या होगा, इससे आपको होगा कि साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ये पहला प्रैक्टिस होगा यहाँ पे आपको साथ साथ। फिर दूसरा प्रैक्टिस कब होगा, और दूसरा प्रैक्टिस आपका कब होगा, जब आप सेट प्रैक्टिस लगाइएगा। ये दूसरा प्रैक्टिस होगा जब यहाँ पे आप सेट प्रैक्टिस लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा, जब पीवाईक्यू का ज्ञान बिंदु का करना है, और सेट प्रैक्टिस जब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका 1-2 बार आपको रीडिंग करना है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नए हैं, तो 1-2 बार पहले रीडिंग करना है, या पढ़े होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप अंडरलाइन कीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या जो आप भूल जा रहे हैं, जो पॉइंट आप भूल जा रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। तो नए वालों के लिए क्या है, 1-2 बार रीडिंग करना है। फिर थर्ड टाइम में जो आपको याद नहीं हो रहा है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट करना है और अंडरलाइन करना है। किस लिए, रिवीजन के लिए, कि बाद में जब रिवीजन आप कीजिएगा तो केवल अंडरलाइन पॉइंट या जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही आप रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि फिर अगर दोबारा से पढ़ रहे हैं तिबारा से, तो पूरी बुक पढ़िएगा तो फिर उतना ही टाइम लगेगा। तो जो आपको आ रहा है वो तो आपने अंडरलाइन किया नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो आप भूल रहे हैं जनरली, उसी को रिवीजन के टाइम पे आपको करना है।
और वीक में कैसे करना है कि कभी कभी वीक में बिहार जीके भी पढ़ना है, क्योंकि बिहार जीके से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर पढ़ना है और आर्थिकी पढ़ना है, क्योंकि डाटा और सेंसस से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बीच बीच में आप जब टारगेट बनाइएगा तो ये भी उसमें रखिएगा कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है कुछ घंटे के लिए, ये बिहार जीके, करंट अफेयर, आर्थिकी अपने अनुसार। और इनका एक टाइम पीरियड गैप पर रिवीजन करते रहना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक टाइम पीरियड पे गैप पर रिवीजन करते रहिएगा, तो मैक्सिमम याद रहेगा आपको। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके ये आपका याद रहता है। और एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भूला भी तो वो ऑप्शन देख के आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा, नहीं यार ये नहीं हो सकता है, ये होगा। तो रिवीजन करने का ये बहुत ही फ़ायदा है। फिर जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो फिर सेकंड प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैंने पहले भी बताया कि सेकंड प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, टेस्ट लगाना है। तो पीवाईक्यू को लगाना है ज्ञान बिंदु का, और सेट प्रैक्टिस करना है इसी का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान बिंदु का मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मैंने किया हुआ है और इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो इन्होंने अच्छे से इसको बनाया हुआ है, पीवाईक्यू हो या सेट प्रैक्टिस हो, अच्छे से बनाया है और इसी एग्जाम के पैटर्न पर बनाया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है, इसको भी अंडरलाइन करना है, रिवीजन इसका भी करना है। तो जो भी टेस्ट लगाना है एग्जाम हॉल में, जैसे आप एग्जाम दीजिएगा वैसे लगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका मार्क्स बूस्ट होगा कि एग्जाम हॉल में जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे एग्जाम दूंगा, वैसे ही आप टेस्ट भी देना है वो। तो इसके लिए मैं बताऊंगा अभी आगे कि एग्जाम हॉल में कैसे करना चाहिए आपको सॉल्व, सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। फिर आते हैं करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम को कैसे कवर करना है, हमें कैसे पढ़ना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि 100% करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है तो किसी से भी होगा नहीं। किसी भी एक मैगजीन से पढ़ रहे हैं कि यूट्यूब से देख रहे हैं तो नहीं होगा। इसको बस हमें ये करना है कि कैसे पढ़ें कि मैक्सिमम हमारा करंट अफेयर सही हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंथली पढ़िए, मंथली मासिक करंट अफेयर मैगजीन पढ़िए। तो इसके लिए कोई भी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, पीडी हो, कुछ भी हो, या यूट्यूब, कोई भी एक यूट्यूब आप पकड़ लीजिए, 2-3 आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये यूट्यूब बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये बिहार दरोगा के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस यूट्यूब से या मैगजीन से मंथली आपको पढ़ना है, कोई भी एक करना है, कोई भी एक मेथड अपनाना है। मैगजीन पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िए, या यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से देखिए। और फिर इसको एक गैप पे रिवीजन भी करना है, मैगजीन में अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या यूट्यूब का जो देखे हैं वो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और उसका रिवीजन भी एक टाइम पीरियड पे आपको करते रहना है। फिर क्या करना है, ईयरली भी वार्षिकी करंट अफेयर भी हमें करना है। एग्जाम के पहले 1 महीने पहले ही आता है वार्षिकी, इसको भी करना है। तो वार्षिकी आपको यूट्यूब से नहीं करना है, ये आप एडिटोरिया से कीजिए या एसपीडी से कीजिए, कोई भी एक करना है, दोनों सही होता है। आप एडिटोरिया या एसपीडी से आपको करना है, कोई भी एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होगा कि मंथली भी कर रहे हैं, ईयरली भी कर रहे हैं। इसका क्या होगा कि यहाँ आपने रिवीजन किया, यहाँ आपने पढ़ा है मंथली का और रिवीजन भी किया है। फिर ईयरली में क्या होगा, वही सारे पॉइंट आएंगे, और कुछ अगर मंथली में छूट गया है तो वो भी वार्षिकी में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ भी आप कीजिएगा तो ये रिवीजन ही होगा, या कुछ नए पॉइंट मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार रिवीजन होगा उतना बार आप एग्जाम में भूलिएगा नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, और क्वेश्चन एकदम करेक्ट कीजिएगा करंट अफेयर का, और मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे और मतलब सटीक आपके जाएंगे, करेक्ट होंगे। इसलिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है, मैं ऐसे ही करता हूँ। फिर आता है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन करना चाहिए, ये सबके मन में डाउट रहता है। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो क्या है कि 100 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन को नेगेटिव कीजिएगा तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। ये जो 0.2 है बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नेगेटिव हो रहा है आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। इसलिए 100 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन करने हैं। आप पहले ही माइंड सेट बना के जाइए कि मुझे 100 क्वेश्चन करना ही करना है, 100 क्वेश्चन पूरे ही आपको एग्जाम में करने हैं। अब तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आगे बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में कि मार्क्स बूस्ट हो। ये मार्क्स बूस्टर टॉपिक में इसका मैं बताऊंगा क्वेश्चन एग्जाम हॉल जैसा कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि मार्क्स बूस्ट कैसे करना है, कैसे होगा और नंबर कैसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली है कि जो भी कुछ नंबर से आपका मार्क्स रह जा रहा है या मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा इस कंपटीशन के दौर में, तो आपका डेफिनेटली है कि मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छा मार्क्स बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है कि अपनी मिस्टेक्स, गलतियों को पहचानना, कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं, आप जो टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करना कि क्या गलती है मेरी, उसको कैसे ठीक करना है, और ये ठीक होगा तो आपको आने वाले एग्जाम में आगे प्रैक्टिस जो भी कीजिएगा उसमें ये गलती नहीं होगी, और फिर आपके पिछले वाले मार्क्स से आगे आने वाले मार्क्स में डेफिनेटली इजाफा होगा, बढ़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करना है। कोई टॉपिक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसको बार बार पढ़ना है, कोई ट्रिक लगाना है कि कैसे इसको मैं याद करूँ, याद नहीं हो रहा है तो बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। कोई ट्रिक अपनाइए कि अपने, क्योंकि सबका ट्रिक्स अलग अलग होता है, तो कैसे भी ट्रिक लगाइए कि ऐसे मैं याद इसको कर लूँगा।
ये क्या है कि एनालिसिस कब करना है, टेस्ट देने के बाद या पहले अगर आप एसआई का एग्जाम दिए हैं तो उसमें क्या कमी रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, यूट्यूब से क्वेश्चन आप देख सकते हैं या आपको याद भी रहेगा कि यहाँ ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगा है और बहुत ही दिक्कत दिया है, मेरा क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, तो उसको इंप्रूव कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो आराम से इससे मार्क्स इंप्रूव होगा आने वाले एग्जाम में। फिर है कि रिवीजन नहीं करना, आप रिवीजन 2-3 बार नहीं कर रहे हैं, जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार अच्छा रहेगा, या गलत तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि डेली एक्टिव रिकॉल करना, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको रात में सोने के पहले आप बेड पे ही जहाँ सोते हैं वहाँ पे लेट कर आराम से सोचिए कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ये पढ़ा, इसका ये होगा, उसका वो होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सा बैटल आज मैंने पढ़ा है, तो डेली एक्टिव रिकॉल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाएगा और एग्जाम टाइम में ये क्लिक करेगा कि हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगा। फिर वीक के एंड में संडे को आप एक दिन रखिए, कोई भी एक दिन आप ले सकते हैं, जनरली संडे को सही रहता है। आप इस वीक को पूरे वीक का रिवीजन करना है, जो भी आप पूरे वीक में पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। फिर मंथ के एंड में पूरे मंथ का रिवीजन करना है, तो मंथ के एंड में भी 1-2 दिन या 3 दिन भी ले सकते हैं, उसको रखिए कि मंथ का जो भी आपने पढ़ा है पूरे मंथ का अब रिवीजन करना है। तो यहाँ पे कितनी बार रिवीजन हो गया, यहाँ पे आप देखिए कि 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जा रहा है, 2 से 3 बार यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। फिर बाद में भी आप टाइम गैप पे एक रिवीजन करते रहिएगा तो मैक्सिमम रिवीजन होगा, 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा, तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर एग्जाम के टाइम जो भी डेट है उसके 15-20 दिन आपको रिवीजन करना है। 15-20 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इसी चीज़ को पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वही एग्जाम के 20 दिन पहले आपको करना है रिवीजन, केवल रिवीजन। प्रैक्टिस सेट आपने लगाया हुआ है, PYQ लगाया है, तो उसमें जो अंडरलाइन किया है उसको भी रिवीजन करना है। केवल प्रैक्टिस सेट ये मत कीजिए कि मैंने कर दिया हो गया, नहीं, उसका भी जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें आपने गलत किया हुआ है उसको अंडरलाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाए उसको भी अंडरलाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट में भी, PYQ में भी, और उसको भी एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करना है, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है, जो टेस्ट दे रहे हैं उसका भी रिवीजन करना है। फिर आता है प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं ऐसे ही करता हूँ और मेरा अच्छा मार्क्स आता है। और ऐसे कीजिएगा, प्रैक्टिस आप लगाइएगा तो जो बाद में नहीं क्वेश्चन आता है, तुक्के हम लोग मारते हैं, वो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका तुक्का भी सही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइम क्या है, 2 घंटे का टाइम है और क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में करना है, 2 बार में आपको क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। 2 बार में कैसे करेंगे, 2 बार में आप फर्स्ट टाइम में आपके पास घड़ी रहता ही है, घड़ी देख लीजिए, घड़ी नहीं है तो जो भी एग्जामिनेशन हॉल में टीचर है उनसे पूछते रहिए टाइम क्या हुआ, या दीवार घड़ी लगा रहता है जनरली। तो 1 घंटे 10 मिनट में हमें फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे 100 क्वेश्चन देख लेने हैं। क्योंकि हम कोई लोग क्या करता है कि एक ही बार में क्वेश्चन करता है कि शुरू से अंत तक एक ही बार में करेगा, और कभी कभी क्या होता है टाइम बीत जाता है तो लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं कितने लोग, फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं कि यार बाद वाले क्वेश्चन तो इजी थे, ये तो मेरे से हो जाते हैं, बीच वाले क्वेश्चन तो मुझे फंसा के रख दिया, टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी टेस्ट दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही टेस्ट दीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप जैसे कीजिएगा वैसे ही करना है। 2 घंटे प्रॉपर टाइम लेके आपको करना है। तो 1 घंटे 10 मिनट का टारगेट रखिए कि इसमें सारे मुझे 100 क्वेश्चन देख लेने हैं, कर लेने हैं। तो जो क्वेश्चन इस टाइम आ रहा है आपको उसको टिक लगाते जाइए, उसको टिक लगाते जाइए, और जो नहीं आ रहा है उसको ट्राई कीजिए कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो उसको ऐसे डॉट से लगा दीजिए कि ये 2 एलिमिनेट हो गए या ये 2 ही इसमें से कोई आंसर होगा, और जो क्वेश्चन का आ ही नहीं रहा है तो उसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, जो आपने छोड़ा हुआ है या जो डॉट लगाया हुआ है कि 50-50 का, कि ये दोनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट होंगे, उसको सेकंड राउंड में करना है। फिर क्या होता है जब पूरा आप कर लीजिएगा 1 घंटे 10 मिनट में, तो 10 मिनट मान के चलिए आपको गोला करने में लगेगा, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, तो 10 मिनट ये ले लीजिए गोला करने में। फिर सेकंड टाइम में क्या हो गया, आप कुछ टाइम कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट, फिर आपके पास 40 मिनट बचते हैं। फिर अब 40 मिनट में आप सेकंड टाइम में स्टार्ट कीजिएगा कि अब जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उसको करना है, और साथ साथ गोला भी करते चलना है, और जो आपने 50-50 का किया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, उसको भी करना है। और इस समय आपको साथ साथ गोला करते चलना है OMR सीट पे, क्योंकि साथ साथ नहीं कीजिएगा इस टाइम सेकंड राउंड में तो फिर बाद में भूल जाइएगा कि कौन क्वेश्चन मैंने किया है कौन क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए साथ साथ आपको OMR सीट पे गोला करते चलना है। अब आप पूछिएगा कि 2 बार करने का क्या लॉजिक है, कि 2 बार करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा। तो इसका बहुत लाभ होता है, इसका बहुत लाभ होता है। आप लोग टेस्ट अभी दीजिएगा तो एक बार करके देखिएगा, जो नहीं करते हैं इसका ये लाभ होगा कि आप 1 राउंड पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो छूट रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, या 50-50 का हो रहा है कि 2 एलिमिनेट हो जा रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो क्या होता है उसी प्रोसेस में क्वेश्चन का 1 से 100 क्वेश्चन के जाने में कभी कभी क्या होता है वो क्वेश्चन या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ट्रिक आपको उसी क्वेश्चन पेपर में 1 से 100 क्वेश्चन जाते टाइम मिल जाता है कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि यार वो वाला फिर तो ये होगा, होना चाहिए ये है, तो पिछले वाला इसका आंसर ये होगा। एक ये बेनिफिट है। दूसरा है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस रहता ही रहता है, क्योंकि हमें हर हाल में एग्जाम को पास करना होता है।
तो स्ट्रेस के चलते कभी कभी आपने वो पढ़ा हुआ है लेकिन क्लिक नहीं होता है, दिमाग में क्लिक नहीं होता है कि इसका क्या होगा, और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो बहुत ईजी है। तो जब आप 1 से 100 क्वेश्चन के पास जाइएगा तो फिर आपको बीच बीच में ना कभी कभी जो आपने पिछला क्वेश्चन छोड़ा है तो दिमाग में चलता रहता है, फिर आपको अचानक से याद आ जाएगा कि एक बार मतलब एकदम ये होता है, परफेक्ट होता है कि क्लिक कर जाता है, अरे उसका जो मैंने छोड़ा हुआ है इसका तो यही होगा, पक्का यही होगा। तो फिर वो बाद में आप जो सेकंड राउंड में कीजिएगा, सेकंड टाइम में जो आप कर रहे हैं तो उस टाइम उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका बहुत से क्वेश्चन, मतलब इससे आप देखिएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन इससे आपके जो गलत हो सकते थे वो सही हो जाएंगे। तो इससे भी आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ये करके देखिए, जो नहीं करते हैं या जो करते हैं उनको तो बहुत अच्छा है। फिर आता है वीकली टारगेट सेट करना है। आपको वीकली टारगेट सेट करना है कि इस वीक में मुझे क्या क्या पढ़ना है। वीकली टारगेट सेट कीजिए, या अभी तो डेट नहीं आया है फिर भी वीकली टारगेट सेट आपको करना ही है। जब डेट आ जाए फिर तो पूरे जितने मंथ बचे हुए हैं पूरे मंथ का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ता है कि इस दिन मुझे ये करना है। जब तक डेट नहीं आ जाता तो वीकली टारगेट लेकर चलिए कि ये मुझे करना है। स्टार्टिंग के मंडे से स्टार्ट कीजिए, सोमवार को टारगेट सेट कीजिए कब कब क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो इसमें स्टैटिक जीके का भी रहेगा, करेंट अफेयर का भी रहेगा और टेस्ट का भी रहेगा कि अपने अकॉर्डिंग कि कब आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। इसके ये कीजिएगा तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे, सारे टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे, जो एक भी पार्ट बचा हुआ नहीं रहेगा। इससे बहुत ही फायदा मिलेगा आपको सिलेबस कवर करने में। फिर आता है कि कंसिस्टेंट ना रहना। क्या होता है कि कितने लोग एक हफ्ते तो खूब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 4-5 दिन घूम के आते हैं या पढ़ते ही नहीं, मन ही नहीं करता है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है। वीक में 7 दिन में से आप 6 दिन या 5 दिन आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। 6 दिन या 5 दिन आपको कंसिस्टेंट होना ही चाहिए और 8-9 घंटे पढ़ाई कीजिए। आप टारगेट सेट कर लीजिएगा तो 8-9 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और स्टडी टाइम जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े तो उस समय मोबाइल को ऑफ रखिए। ये क्या है कि मोबाइल आजकल हमें बहुत ही डिस्टर्ब करता है कि हम लोग मोबाइल चलाते भी बहुत हैं, तो थोड़ा सा पढ़िएगा फिर ध्यान जाएगा अरे मोबाइल पे किसी का व्हाट्सअप तो नहीं आया, टेलीग्राम तो नहीं आया, या कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ। इसलिए स्टडी टाइम पूरा कंसंट्रेट होने के लिए मोबाइल को ऑफ रखिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और आप मोबाइल ऑफ रखते हैं तो मान लीजिए घर वाले फ़ोन करें तो लगता है कि अरे कहीं घर वाले फ़ोन ना कर दें, तो घर वालों को भी बता दिया कीजिए कि इस टाइम मेरा मोबाइल ऑफ रहता है पढ़ते टाइम, बाद में मैं खोलूँगा। तो कुछ भी अगर अर्जेंट हो तो आप लोग एसएमएस कर दीजिए, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो फिर स्टडी टाइम के बाद आप मोबाइल ऑन कर लीजिए, नेट ऑन कर लीजिए। तो अगर कोई एसएमएस कुछ किया हुआ है, व्हाट्सअप किया हुआ है तो उसको देख लीजिए। तो कोई सीरियस चीज़ होगी उसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। ये बहुत ही जरूरी है, पढ़ाई में एकाग्रता का बने रहना। इससे क्या होता है कि आप जल्दी उस टॉपिक को कवर करते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है अगर ढंग से आप पढ़ रहे हैं तो ये जो मैंने बताया है वो आप अच्छे से कीजिएगा तो पक्का मतलब मान के चलिए कि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कीजिएगा। और एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस के टाइम पे मेरे साथ हेल्थ इशू हो गया था, बहुत ही वायरल फीवर, सर्दी, पानी भी चढ़ा हुआ था मुझे। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आपका हेल्थ सही रहे, नहीं तो कुछ भी अगर हेल्थ में होता है, कुछ भी हो गया, आपको सर्दी भी हो जाती है ना तो पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए अगर फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, कुछ और हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एग्जाम के टाइम हेल्थ ना खराब हो, क्योंकि हेल्थ अगर आपका खराब हो जाए तो जितना आप कर सकते हैं, जितना बेस्ट आप दे सकते हैं उतना नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये सारे काम कीजिएगा तो एकदम निश्चित है कि आने वाले दरोगा एसआई 2024 में आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट में भी रिजल्ट आएगा और आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो ये जो मैंने किया हुआ है, जो मैं समझ सकता हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।